ताराबाई के कोठे पर फैली वीरानी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कभी उसी जगह कहकों की गूंज हुआ करती थी। साजों की लय और पायलों की झंकार रातों को रोशन कर देती थी। मगर अब हर तरफ खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो ताराबाई के दिल पर बोझ बन चुकी थी। क्या बात है आपा? फिरोजा ने पान की पेक थूकते हुए लापरवाही से पूछा। ताराबाई ने ठंडी सांस ली। क्या बताऊं फिरोजा, कभी मेरी जिंदगी भी रेशम जैसी नाजुक और चमकदार थी। किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ हाथों से निकल गया। वरोन के वो चर्चे सब माजी बन गए। फिरोजा की आंखों में एक चमक उभरी। हापा, रोशनी अब 18 की होने वाली है। काद रंगत नए नक्श, बस एक बार उसे सामने ले आइए, फिर देखिएगा ये कोठा कैसे आबाद होता है। इस लम्हे अंदर से सख्त आवाज आई। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी का नाम भी लिया था। रेशम गुस्से से दहलीज पर खड़ी थी, आंखों में शोले और लहजे में जहर। बस कर दो अम्मा, मैंने अपनी बेटी को 7 पर्दों में छुपा कर रखा है और तुम उसे उसी दलदल में धकेलना चाहती हो। जिस दिन रेशम मर जाएगी, उसी दिन तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी होगी। वो ये कहते हुए दोनों को सकते में छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ताराबाई ने दांत पीसते हुए कहा, देखा फिरोजा कैसा गरूर है उसमें। फिरोजा ने मुंह बनाया। आपा, अब तो आप रौनकों की उम्मीद ही छोड़ दें। ताराबाई की आंखों में नफरत उभर आई। ये मनहूस रोशनी जब से उसकी गोद में आई है, तब से ही इस कोठे की किस्मत रूठ गई है। फिरोजा जरा करीब होकर सरगोशी में बोली, आपा, कल एक आदमी रीमा बाई के कोठे पर आया था। फोन पर कह रहा था कि वहाँ एक नई डांसर है, बहुत खूबसूरत, शो के लिए जाने वाला है। मुझे लगता है रीमा बाई के दिन फिरने वाले हैं। ताराबाई के लबों पर एक मकरूज सी मुस्कुराहट फैल गई। एक काम करना फिरोजा। जी आपा। जब वो आदमी दोबारा आए तो उसे यहाँ ले आना, हम उसे रोशनी दिखाएंगे। फिरोजा ने ठट्ठा मारा। वाह आपा, क्या चाल चली है। ताराबाई ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, बस अब नजरें जमाए रखना रीमा बाई के कोठे पर। बाजी अभी खत्म नहीं हुई। फिरोजा ने खामोशी से सर इस बात में हिला दिया। रेशम कमरे में दाखिल हुई तो बैठ के ऐन दरमियान तकिए को बाजू में जकड़े हुए सोई हुई रोशनी पर नजर पड़ी। इस मासूम चेहरे को देखकर उसके लबों पर बेख्तियार एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। वो आहिस्ते से करीब आई और उसके रेशमी स्या बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार से बोली, रोशनी मेरी जान। हम्म। रोशनी ने नीम गुनूदगी में कड़ाते हुए आंखें मीच ली। उठो बेटा, असर की नमाज पढ़ लो। रेशम ने नरमी से कहा, माँ, अभी तो अजान ही हुई है। वो नींद में ही बुड़बुड़ाई। रेशम मुस्कुरा दी। नमाज वक्त पर पढ़ना अच्छी बात होती है ना मेरी जान। बस 10 मिनट, फिर उठती हूँ माँ। रोशनी ने करवट बदलते हुए कहा। अच्छा ठीक है। रेशम ने उसका माथा चूमा और खामोशी से जाए नमाज बिछा ली। नमाज के बाद उसने आयतल कुर्सी पढ़ी, दुआ मांगी और रोशनी पर दम किया। इस लम्हे रोशनी ने आंखें खोल दी। गुड इवनिंग माँ। गुड इवनिंग मेरी जान। रेशम ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया। चाय मिलेगी? रोशनी ने मासूमियत से पूछा। हाँ, क्यों नहीं बच्चे, जरूर मिलेगी। रेशम का जुमला अधूरा ही रह गया कि वह दरवाजा जोर से खुला। चाय? ताराबाई तंजिया कहकर लगाते हुए अंदर आई। तुम्हारे बाप की मिल्लें चल रही हैं क्या? रोशनी सहम कर रेशम के करीब होगी। बस किया कर अम्मा, रेशम ने सबसे कहा। मैं फैक्ट्री जाती हूँ, मेहनत करती हूँ, कमा कर लाती हूँ। हाँ हाँ, बहुत कमाती हूँ। ताराबाई ने बात काट दी। महीने के 20,000, और जब ये नाचती थी ना, तो 3 गुना कमाती थी। इस मनहूस के आने से मेरे कोठे का सत्यानाश हो गया। मैं तो समझ रही थी किस्मत बदल जाएगी, मगर अब तो हम फकीरों जैसे हो गए हैं। रेशम ने फौरन रोशनी को अपनी बाहों में ले लिया। अम्मा, मुझे मालूम है तुझे पैसे से मोहब्बत है, मगर पैसा सब कुछ नहीं होता। इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। ताराबाई ने हकारत से हंसी उड़ाई। वाह रे तवाइफ, इज्जत की बातें अब तुझे याद आ रही हैं। अगर हम इज्जत की रोटी खाएं तो भूखे ही मर जाएं। अभी सीमा है ना, जो मर्दों को रुझाकर 4 पैसे कमा लेती है, वरना तूने तो हमें फाकों पर लगा देना था। मैं कहती हूँ एक बार उसे भी सीमा के साथ भेज, देखना मुंह मांगे दाम देंगे लोग। रेशम की आंखों में आग भड़क उठी। बस अम्मा खबरदार, जो मेरी बच्ची के बारे में एक लफ्ज भी कहा। मेरी बेटी किसी की रखेल नहीं बनेगी, वो इज्जतदार बीवी बनेगी। ताराबाई का कहकर कमरे में गूंज उठा। यहाँ कोठों पर कोई इज्जतदार बीवी बनाने नहीं आता। तारीख उठाकर देख, कभी किसी तवाइफ की बेटी यहाँ से इज्जत के साथ रुखसत हुई है? रेशम ने आंखों में आंसू लिए मगर आवाज में यकीन समोकर कहा, तारीख बदलेगी अम्मा, और मेरी बच्ची की इज्जत हिफाजत मेरा रब खुद करेगा। ताराबाई ने तंजिया हंकार भरा, कुछ बुड़बड़ाई और कमरे से निकल गई।
रेशम ने महसूस किया कि रोशनी पलकें झपक कर आंसू वापस धकेल रही है। उसका दिल टूट सा गया। वो फौरन उसे सीने से लगाकर बोली, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें मेरी जान। जब तक सांस है तुम्हारी हिफाजत जिम्मेदारी मेरी है। अगर नानी ने मुझे कहीं बेच दिया तो? रोशनी की आवाज हल्की सी लरज गई। रेशम ने फौरन उससे अपने करीब खींच लिया। मैं अपनी बेटी को आज तक नहीं आने दूंगी, उसने मजबूत लहजे में कहा, मगर उसके दिल के अंदर कोई अनजाना खौफ कांप उठा था। सच? रोशनी ने शक भरी नजरों से माँ को देखा। सच मेरी जान? रेशम ने मुस्कुराकर कहा, मगर उसकी पेशानी पर फिक्र की हल्की सी लकीर उभर आई थी। इतने में रोशनी उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। रेशम वहीं बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी कि अचानक फोन की रिंग ने उसका ध्यान तोड़ दिया। उसने चौंक कर मोबाइल उठाया और कान से लगा लिया। मिस रेशम, आपके ऑपरेशन की तारीख इसी महीने के आखिर में फाइनल कर दी गई है। बराह करम कल हॉस्पिटल तशरीफ ले आइए। ये सुनते ही रेशम सीधी होकर बैठ गई। आर यू लिसनिंग मिस? ये यस, उसने घबराहट में पेशानी का पसीना साफ करते हुए जवाब दिया। तो फिर कल हम आपका इंतजार करेंगे। जी ठीक है। काल खत्म होगी। मगर रेशम के दिल में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। कुछ ही देर बाद रोशनी नहा धोकर बाहर आई तो माँ को सीने पर हाथ रख के दोहरी होती देखकर घबरा गई। वो लपक कर आगे बढ़ी ही थी कि रेशम के कदम लड़खड़ाए और वो जमीन पर गिरी। माँ! रोशनी की चीख निकल गई। हाय और रब्बा, ये क्या हो गया? ताराबाई शोर मचाते हुए आगे बढ़ी, फिर फौरन रोशनी से बोली, जल्दी बाहर जाकर देख, कोई गाड़ी आई होगी। रीमा बाई के यहाँ तो लोग आते जाते रहती हैं। ये कहते हुए ताराबाई के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट तैर गई। रोशनी नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर निकली। उसका दुपट्टा गर्दन में अटका हुआ था और कमर तक आते स्याबाल नागिन की तरह लहरा रहे थे। आंसू से भरी गहरी सी आंखें उसके चेहरे को और भी नुमाया कर रही थी। वह हामती कामती रीमा बाई के कोटे की सीढ़ियां चढ़कर अंदर दाखिल हुई। तब वहां बैठे दो आदमी उसे देखकर फौरन खड़े हो गए। यहाँ क्या कर रही हो तुम? रीमा बाई ने सख्ती से पूछा। रोशनी सीधी उस शख्स के सामने जा खड़ी हुई जिसकी शख्सियत में अजीब सरोबर कशिश थी। खाला, मेरी माँ है। माँ बेहोश हो गई है। प्लीज बाबूजी, मुझे आपकी मदद चाहिए। रोशनी, यहाँ से जाओ, रीमा बाई ने झड़क दिया। ये हमारे मेहमान हैं, हमारी बेटी कोमल से मिलने आए हैं। मगर वो शख्स आगे बढ़ाया। रीमा बाई, बाद में बात हो जाएगी। इस वक्त किसी की जान का मामला है, अगर खुदा ना करे कुछ हो गया तो गुनाह हम सब पर आएगा। वैसे भी वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं मदद करने वाला इंसान हूँ। रोशनी की आंखों में उम्मीद जाग उठी। थैंक यू सो मच, प्लीज आप बाहर चले, मैं अम्मी को लेकर आती हूँ। वो पलट कर तेजी से वहां से निकल गई। कुछ देर बाद वो फिरोजा और सीमा की मदद से रेशम को उठाकर नीचे लाई। गाड़ी की पिछली सीट पर रेशम को लटा दिया गया और रोशनी ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। वह जेरे लब दुआएं पढ़ रही थी और आंसू उसके रुखसार भिगो रहे थे। प्लीज परेशान मत हो, वो शख्स नरम लहजे में बोला। हम बस कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच जाएंगे। वहाँ मेरे जानने वाले काफ़ी लोग हैं। आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोशनी ने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया, मगर उसकी उंगलियां माँ के हाथ को मजबूती से थामे हुए थी, जैसे छोड़ दिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। कुछ ही देर बाद वो सब शहर के एक बड़े और जदीद अस्पताल में मौजूद थे। उस शख्स ने महज एक इशारा किया और देखते ही देखते डॉक्टर्स और नर्सेज की एक टीम मुतहरिक हो गई। रेशम को फौरन स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी की तरफ ले जाया गया। क्या आप मरीजा की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कुछ बता सकती हैं? एक डॉक्टर ने रोशनी से सवाल किया। रोशनी ने घबराकर नफी में सर हिलाया। मुझे सब पता है। अचानक पीछे से ताराबाई की आवाज आई। सब चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। ताराबाई ने आगे बढ़कर फाइल डॉक्टर के हवाले की। ये उनकी रिपोर्ट्स है। डॉक्टर ने कागजात देखते ही चौंक कर कहा, ओ माय गॉड, इनके दिल के वाल शदीद मुतासिर हैं और ये तो पहले से ही हमारे अस्पताल की पेशेंट है। डॉक्टर सानिया, आप फौरी चेकिंग शुरू करें। डॉक्टर जी ए के नाम हवाला देते हुए डॉक्टर ने हदायत की। डॉक्टर साजिद ने संजीदगी से कहा, मुझे लगता है हमें डॉक्टर साहब को खुद यहाँ बुलाना चाहिए। डॉक्टर जे ए आज सुबह एक सेमिनार के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा चुके हैं। दूसरे डॉक्टर ने बताया, वो तो नहीं आ सकेंगे। ठीक है, डॉक्टर साजिद फैसला कुन लहजे में कहा। फिर हमें डॉक्टर हारून को बुलाना होगा। वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर जे ए से किसी सूरत कम नहीं। ये कहते हुए उसने फौरन फूल मिलाना शुरू कर दिया। इधर रोशनी बेंच पर बैठी सर झुकाए जेरे लब दुआएं पढ़ रही थी। उसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे। डोंट वरी रोशनी, इस शख्स ने नरमी से पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, ताराबाई ने गैर मामूली नरमी से कहा। नानो, रोशनी अचानक टूट गई और ताराबाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? कुछ नहीं होगा पुत्र,
फिरोजा ने उसे धमकी देते हुए कहा। रोशनी दोबारा सर झुकाकर दुआओं में गुम होगी। कुछ देर बाद वो शख्स उठ खड़ा हुआ। ओके, हम लोग अब चलते हैं। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन इत्तला दीजिएगा। उसने अपना कार्ड रोशनी की तरफ बढ़ाया। थैंक यू सर, रोशनी ने मध्यम आवाज़ में कहा। यूर ऑलवेज वेलकम मिस रोशनी, वो मुस्कुराकर बोला और फिर बाहर की तरफ बढ़ गया। अस्पताल के कंपाउंड में आते ही एक और शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये सब क्या था? महरोज ने सवालिया नजरों से पूछा। क्या मतलब? वो शख्स ऐनक आंखों पर चढ़ाते हुए अनजान बना। आप अच्छी तरह जानते हैं बॉब, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। महरोज ने संजीदगी से कहा। मुझे कैसे पता हो सकता है? बॉब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इतना मीठा अंदाज तुम्हारा पहली बार देखा है। महरोज ने तंज किया। हजम नहीं हो रहा। बॉब हल्का सा हंसा। अच्छा, जब वो पहली बार सामने आई थी तो तुम भी उसके हुस्न से चौंके नहीं थे? मानता हूँ वो हसीन है, महरोज ने कहा, मगर तुम कब से हुस्न से मुतासिर होकर किसी के ज़ाती मामलात में दखल देने लगे? वो कूल मैन वाला रवैया कहाँ गया? पैसे फेंको और लोग खुद चल कर आए। बॉब जोर से हंसा। मैं इंसानों को देखकर पहचान लेता हूँ, महरोज। और वो लड़की, उसकी आवाज़ जरा संजीदा होगी। वो पैसों से खरीदी जाने वाली नहीं है। महरोज चौंक गया। तो फिर उसे खरीदोगे कैसे? बॉब के लबों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आ गई और वो खामोशी से सामने देखने लगा। अस्पताल में एक मुश्किल फैसला। दुनिया में हर चीज़ बिकाऊ है। बॉब राना के लबों पर खुद एतमाद मुस्कुराहट उभरी। बस खरीदने का हुनर आना चाहिए, और इस बार मैं उसकी मजबूरी खरीदूंगा। गलत, बिल्कुल गलत। पीछे से आई आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। बॉब राना और महरोज ने पलट कर देखा तो ताराबाई सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी आजमूदा मक्कारी तैर रही थी। अच्छा, बॉब राना ने तंजिया अंदाज में भवें उठाई। तो फिर बताओ, उसे खरीदा कैसे जाए? ताराबाई ने जरा करीब आकर धीमे मगर जहरीली लहजे में कहा। उसे खरीदा नहीं जाता, उसे अपने नाम किया जाता है। वरना जो मेरी बेटी इस वक्त बेड पर पड़ी है ना, वह तुम्हारे किसी एहसान को हिसाब में नहीं लाएगी। और वो लड़की उसके लिए जान भी कुर्बान कर देगी। वो लम्हा भर रुकी, फिर मुस्कुरा कर बोली, लेकिन अगर तुम उस लड़की से शादी करोगे तो वो तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन जाएगी। बॉब राना ने कहका लगाया। वाह ताराबाई, मैं तो वाकई इम्प्रेस हो गया। उसे मजबूरी के नाम पर मेरे दर पर ले आओ, और मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा नवाजूंगा। बस कुछ देर में ले आओ। ताराबाई ने यकीन से कहा। डन। बॉब राना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इंतजार रहेगा। वो लड़खड़ाते कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। नानो, रोशनी की आवाज़ सिसकी में बदल गई। मामा के ऑपरेशन के लिए इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? ताराबाई ने फौरन जवाब दिया। जिस शख्स ने कार्ड दिया था, उसी से बात करो, वो ज़रूर मदद करेगा। लेकिन मैं एक अजनबी से कैसे मदद मांगूं? रोशनी ने परेशानी से कहा। अजनबी नहीं है वो, ताराबाई ने बात बताते हुए कहा। अपनों जैसा है। तुम्हें सबसे मुश्किल वक्त में उसने ही हाथ बढ़ाया था। वो मना नहीं करेगा, चलो मेरे साथ। रोशनी ने बेबसी से सर हिलाया। कुछ देर बाद वो एक फ्लैट एरिया में पहुंचे। दरवाज़ा खुला तो महरोज ने उनका इस्तकबाल किया और वो उन्हें अंदर ले गया। आप लोग तशरीफ रखे, सर आते ही होंगे, वो कहकर बाहर चला गया। रोशनी सर झुकाए सोफे पर बैठ गई। उंगलियां आपस में उलझ रही थी। चंद लम्हों बाद बोबराना कमरे में दाखिल हुआ और एन उसके सामने बैठ गया। इतना मासूम हुस्न, उसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी। और अपने हुस्न से इतनी बेखबर ये कम ही देखने को मिलता है। रोशनी ने चौंक कर सर उठाया। उसकी नजरें बोबराना की तेज एक्सरे करती निगाहों से टकरा गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बताइए, बोबराना ने नजरें जमाए रखते हुए कहा। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो रोशनी की आवाज़ नम होगी। बस एक फेवर, कुछ पैसों की ज़रूरत है। कितने? 5 लाख। उसकी जबान लड़खड़ा गई। बोबराना जरा आगे झुका। जानती हो 5 लाख में कितने 100 होते हैं? जी, वो कामते लहजे में बोली। 5,100। इतनी बड़ी रकम वापस कैसे करोगी? उसने दबाव बढ़ाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता लौटा दूंगी। वो नजरें झुकाए बोली। नहीं लौटा सकती तुम, बोबराना ने साफ कहा। रोशनी की आंखों से आंसू बह निकले। रोइए मत, वो ठंडे अंदाज में बोला। मेरे पास एक ऑप्शन है जिससे आप ये रकम अदा कर सकती हैं। वो जरा और करीब आ गया। जी, रोशनी ने कामती आवाज में कहा। मैं पैसे लौटाने के लिए कुछ भी करने का तैयार हूँ।
बबराना के लबों पर मायने खेज मुस्कुराहट फैल गई। सोच लीजिएगा, उसने आहिस्ता से कहा। बाद में मुकरने का कोई मौका नहीं मिलेगा। कमरे में एक बोझिल खामोशी छा गई थी। नहीं, आप बताइए, मैं मुकर नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज में लर्जिश थी, मगर आंखों में अजीब सी जिद झलक रही थी। आपको मुझसे 6 महीनों के लिए शादी करनी होगी। रोशनी के अल्फाज बोबराना पर बिजली बनकर गिर गए। उसका रंग एकदम फक हो गया। उसने बेयकीनी से उसे देखा, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो कि ये लड़की ऐसी शर्त रख सकती है। आप मेरी मजबूरी खरीदना चाहती हैं ना? रोशनी ने आंसू जब्त करते हुए कहा। बोबराना के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। और जब कोई चीज़ बेचने पर आ जाए तो मैं खरीदने में कभी हिचकिचाहट नहीं करता, खास तौर पर जब फायदा मेरा हो। लेकिन मुझसे शादी क्यों? वो भी सिर्फ 6 महीनों के लिए। उसने अपने रुखसार पर बहते आंसू साफ किए। ये सब वक्त आने पर बता दूंगा। फिलहाल निकाह ख्वाह मौजूद हैं, गवाह भी, निकाह भी हो जाएगा। वह जरा रुका, फिर बेनियाजी से बोला। और हक महर 10 लाख। ये रकम तुम्हारी है, उससे जो चाहो करो। नहीं, रोशनी फौरन खड़ी होगी। मैं अपनी माँ की इजाज़त के बगैर कभी कुछ नहीं करूँगी। बैठ जा रोशनी। ताराबाई गुस्से से चीखी। क्या कुछ नहीं किया इस औरत ने तेरे लिए? अपने आराम, अपनी खुशी सब कुर्बान करके मजदूरी की, सिर्फ इसलिए कि तुझे 2 वक्त की रोटी मिल सके। अब जब उसके इलाज का वक्त आया है तो पीछे हट रही है, लेकिन नानी अम्मा की इजाज़त के बगैर। इजाज़त? ताराबाई तंजिया हंसी। अगर तू अपनी माँ को बताएगी कि 6 महीनों के लिए शादी कर रही है तो क्या वो मान जाएगी? तो अच्छी तरह जानती है वो तुझसे कितनी मोहब्बत करती है। वो कभी इजाज़त नहीं देगी। रोशनी ने बेबसी से आंखें मूंद ली। चंद लम्हे वही खड़ी रही, फिर जैसे तारी सारी ताकत जवाब दे गई। सोफे पर ढेर हो गई। कुछ ही देर बाद रोशनी बोबराना की बीवी बन चुकी थी। बोबराना ने 10 लाख रुपए कैश उसके हाथ में रखे और वो फिरोजा के साथ खामोशी से वहां से चली गई। ये रहा 2 करोड़ का चेक ताराबाई। बोबराना के आदमी ने फाइल उसके सामने रखी। हम कदरदान लोग हैं, आपकी दी हुई मालूमात पर अमल किया, तभी ये सब मुमकिन हुआ। 2 करोड़? ताराबाई ने सर्द हंसी हंसी। बड़ी कम कीमत लगाई है आपने। रोशनी की कोई कीमत नहीं। वह शख्स बेरहमी से बोला। एक बार ये लड़की स्क्रीन पर आ गई तो क्यामत आ जाएगी। ये रकम तुम्हारी एडवांस की है, रोशनी की नहीं। और ये कीमत इतनी है कि तुम बरसों बैठ कर खा सकती हो। अगर ख़त्म हो जाए तो फिर बोबराना के पास आ जाना, वो खैरात दे देगा। गरूर बड़ा है आप साहब को खुद पर। ताराबाई ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। मगर याद रखिएगा, जिस दिन ये गरूर हाथ में मिलेगा उस दिन मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। वो पैसे उठाकर बाहर निकल गई। ये सब क्या था? किसी ने बोपराना से सवाल किया। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? आप उसे सीधे पैसों से भी तो खरीद सकते थे। बोपराना की आंखों में सर्द चमक उठी। तुम्हें क्या लगता है वो लड़की ऐसे बिक जाती? अगर मैं सिर्फ पैसे देता तो वो बाद में मुकर जाती। वो लम्हा भर रुका, फिर हकारत से बोला। और इन तवाइफ शादियों का कोई ईमान नहीं होता। और नफरत से भरे लहजे में बोला। अगर आपकी वालदा को मालूम हो गया तो वो फिर नाराज होगी। मेरा उसने आहिस्तगी से तंबीह की। बोबराना के लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। वो मुझसे नाराज नहीं होंगी। वो अच्छी तरह जानती हैं कि उनका बेटा कोई भी कदम सोचे समझे बगैर नहीं उठाता। उसने सामने रखे ग्लास को घुमाते हुए कहा। ये लड़की पैसे लेने के बावजूद खुद से कभी डांस के लिए हाँ नहीं करेगी, मगर उसका दिल कमजोर है। मेरी गुर्बत उसे मजबूर कर देगी। महरोज के लहजे में तल्खी आ गई। तो इस बार जबरदस्ती करेंगे। बोबराना की आंखों में सफाकी उतर आई। वक्त आया तो वो भी कर लूंगा। मैंने उस पर सरमाया लगाया है। 2 करोड़ को 200 करोड़ बनाने का इरादा है, और मैं पीछे नहीं हटता। वह लम्हा भर रुका, फिर हकारत से बोला। और वैसे भी ऐसी लड़कियां तुम बहुत भोले हो। महरोज, इस लड़की का मासूम सा हुस्न अभी किसी की निगाह में आया ही नहीं। वो मर्द की दुनिया से बिल्कुल अनजान है। एक अनछुआ गुलाब जो वक्त के साथ खतरनाक बनने वाला है। महरोज ने हैरत से उसे देखा। पहली बार किसी लड़की के लिए आपको इतना पुरजोश देखा है। वजह ही ऐसी है। बोफराना ने वाइन का ग्लास लबों से लगाते हुए कहा, और फिर बोतल उठाकर एक ही सांस में खाली कर दी। बस कीजिए सर। महरोज ने दूसरी बोतल उठाते देखकर कहा। तुम जानते हो, जब तक नशा सर न चढ़ जाए मैं रुकता नहीं। महरोज कंधे उचकाकर कमरे से बाहर निकल गया। रेशम के इलाज के लिए दिए गए पैसे ताराबाई के हवाले किए गए, मगर उसे मालूम था कि
رفاہی ہسپتال میں ڈاکٹر جاسم آفریدی اس کا علاج کر رہی ہیں، اس لیے اس نے وہ رقم خاموشی سے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر لی۔ ادھر ریشم بوبرانا کے محل جیسے گھر میں ایک عالیشان کمرے میں بیٹھی ارد گرد کی دیواروں کو گھور رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ بوبرانا اندر آیا اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں یہاں لانے کا مقصد بتانے آیا ہوں۔ وہ نظریں جھکائے اپنی انگلیاں آپس میں مروڑنے لگی۔ تم میری فلم میں بطور ڈانسر کام کرو گی۔ کل سے تمہاری ڈانس ٹیچر آ جائے گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں خوف اور انکار صاف جھلک رہا تھا۔ مجھے ڈانس نہیں کرنا۔ تمہاری ماں بھی یہ سب کرتی رہی ہے، وہ بے حسی سے بولا۔ ریشم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ آپ میری ماں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ بوبرانا طنزیہ ہنسا۔ ایک طوائف مجھے اخلاق سکھائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے مگر آواز مضبوط رہی۔ آپ بدتمیز ہیں۔ صبح ڈانس ٹیچر آئے گی، جو کچھ وہ سکھائے خاموشی سے سیکھ لینا۔ اس نے حکم دینے کے انداز میں کہا۔ میں کچھ نہیں سیکھوں گی، روشنی سے ضدی لہجے میں جواب دیا۔ وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم جیسی لڑکیوں کو سیدھا کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لاپرواہی سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ روشنی نے گھبرا کر فوراً رخ موڑ لیا۔ لمحوں بعد وہ اس کے قریب آیا اور بازو میں جکڑ کر خود سے لگا لیجیے، پلیز مت کیجیے۔ اس کی آواز کب کب آ گئی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اچانک اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے روشنی کو پیچھے دھکیلا، تیزی سے شرٹ پہنی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ روشنی بستر پر بیٹھ گئی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو فجر کی اذان کی مدھم آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، وضو کیا اور نماز میں کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد قرآن پاک کھولا مگر آنکھیں بار بار نم ہو جاتی تھی۔ دل ریشم سے ملنے کو بے چین تھا۔ جب وہ قرآن بند کر کے مڑی تو سامنے بوبرانا کو کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ کیا بات ہے، ایک طوائف اور نماز؟ وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا۔ نماز پڑھ لو یا خود کو نیک ثابت کر لو، مگر تمہارے ماتھے پر لگا ٹھپا کبھی نہیں مٹے گا۔ روشنی نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، ضروری نہیں کہ ہر عورت جنم سے طوائف ہو، کبھی حالات، کبھی محرومیاں انسان سے سب کچھ چھین لیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کبھی کسی نیک ماں کی اولاد ہو جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو۔ یہ سوچ تسلی دینے کے لیے اچھی ہے۔ وہ تمسکر سے بولا، بس کبھی یہ دعویٰ مت کر دینا کہ تم کسی بڑے اسلامک اسکالر یا این جی او کی بیٹی ہو۔ روشنی کی آواز میں درد اتر آیا۔ طوائف بھی انسان ہوتی ہے، مگر مرد جب چاہے اسے مسل دیتے ہیں۔ اگر مرد چاہے تو کوئی عورت فاحشہ نہ بنے۔ ساحر لدھیانی نے کہا، عورت نے جنم تو دیا مردوں کو۔ ساحر لدھیانوی نے کیا کہا تھا؟ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ بوپرانا ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، پھر بوجھل لہجے میں بولا، سچ کہتی ہوں، مرد عورت کو دھتکارتا ہے، جیسے میرے باپ نے میری ماں کو دھتکارا۔ مجھے بھی کبھی پلٹ کر نہ دیکھا، شاید میں بھی اسی جیسا ہوں، بہت برا۔ روشنی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر آپ کے والد ایسے تھے تو تربیت تو آپ کی ماں نے کی تھی، آپ کو ان جیسا ہونا چاہیے تھا۔ وہ ناگواری سے بولا، اپنے کام سے کام رکھو، اور مڑ کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھا۔ یہ لو، کپڑے بدلو، آج میرے کلائنٹ کے ساتھ ڈنر ہے، انہوں نے ہمیں مدعو کیا ہے، پارلر والی بھی آ جائے گی۔ روشنی نے لرزتی آواز میں کہا، پلیز مجھے بس ایک بار اپنی ماں سے مل لینے دیجیے۔ اب تم بوبرانا کی بیوی ہو، کوئی طوائف نہیں۔ وہ سرد اور فیصلہ کن لہجے میں بولا، اس لیے اپنی ماں سے ملنے کا خیال دل سے نکال دو، ہر ضد پوری نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک خوش اخلاق سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ ہیلو، میں اسیم ہوں، آپ کی بیوٹیشن؟ جی ٹھیک ہے، روشنی نے مدھم آواز میں کہا۔ سیم نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور مسکرا دی، ماشاء اللہ، آپ کی اسکن تو واقعی بہت خوبصورت ہے۔ تھینکس، روشنی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ سیم کے ہاتھ تیزی سے کام کرنے لگے۔ کچھ دیر میں وہ تیار ہو چکی تھی، سادہ مگر بے حد دلکش۔ جب وہ سیم کے ساتھ لاؤنج میں آئی تو صوفہ پر بیٹھے بوبرانا کی نظر اس پر پڑتے ہی ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کو وہ پلٹنا ہی بھول گیا۔ سفید رنگ کی میکسی جس پر کاپر رنگ کی نفیس کڑھائی تھی، کن کن کی وجہ سے اس کا کھمبیر خوبصورتی سے پھیلا ہوا تھا۔ کندھوں پر ہلکی سی چادر تھی جو اس کے وقار کو اور بڑھا رہی تھی۔ بوبرانا اس کے قریب آئے اور اچانک اس کی چادر اتار کر صوفے پر اچھال دی۔
रोशनी घबरा गई। चलो, मेरी चादर, उसने होंठ काटते हुए आहिस्ता से कहा। लाखों खर्च किए हैं तुम पर, वो गुस्से से बोला। और तुम चंद सौ की चादर से लाखों की ड्रेस की शो खराब करना चाहती हो? रोशनी की आंखों में आंसू भर आए। वो जवाब न दे सकी। वो तकरीबन उसे घसीटता हुआ बाहर ले गया। कुछ देर बाद वह एक शानदार और पुरतईश रेस्टोरेंट में मौजूद था। बॉब राणा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय जान, प्लीज मीट माई वाइफ, मिसेस रोशनी बोबराना। ओहो, हाय मिसेस रोबराना। जान ने खुश दिली से हाथ आगे बढ़ाया। रोशनी ने बेख्तियार बोबराना की तरफ देखा। उसकी तेज और तंबी निगाहों से खौफजदा होकर उसने कांपते हाथों से जान से मुसाफा कर लिया। बोबराना अब डील के बारे में बातों में मसरूफ हो गया। रोशनी वाइन खोलो, उसने हुक्म दिया। रोशनी ने बोतल पकड़ी। घबराहट में वो दुरुस्त तरीके से न खोल सकी। अचानक ढक्कन उछलकर जान के चेहरे पर टकराया और वाइन उसके कपड़ों पर छलक गई। फिजा में एक लम्हे को खामोशी छा गई। बोबराना ने बेचैनी से पहलू बदला। रोशनी उठो, उसने बज़ाहिर पुरसुकून मगर अंदरूनी गुस्से से कहा। उसका हाथ रोशनी की कलाई पर सख्ती से जकड़ा हुआ था, इतना कि उसे लगा जैसे हड्डी टूट जाएगी। वो उसे लेकर वॉशरूम एरिया की तरफ आया और जोर से दीवार के साथ लगा दिया। तुमने मैनर्स नाम की कोई चीज़ है? वो दहाड़ा। मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी। फिर सर्द लहजे में बोला, तुम्हारी सजा ये है कि तुम अब यहीं पर बंद रहोगी। ये कहकर उसने दरवाज़ा लॉक किया और वहां से चला गया। रोशनी वहीं फर्श पर बैठ गई। आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे, वक्त जैसे थम गया हो। 2 घंटे गुजर गए। आखिरकार दरवाज़ा खुला। बॉब राना अंदर आया, खामोशी से उसे बाहर निकाला और बाजू से पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए बाहर की तरफ ले गया। रेशम को जब होश आया तो पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रही थी। उसने कमजोर मगर बेचैनी से भरी आवाज में पूछा, मेरी रोशनी कहाँ है अम्मा? इस सवाल पर ताराबाई के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी। तुम्हारी बेटी को मैंने बोबराना से ब्याह दिया है, अब कुछ अर्सा वहीं रहेगी, और जब बोबराना का दिल फट जाएगा तो वो उसे तलाक दे देगा। ये सुनना था कि रेशम पर जैसे क्यामत टूट पड़ी। ये झूठ है अम्मा, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप जानती हैं मेरी बच्ची कितनी पाकीज़ा थी। अरे अब मुझे इल्ज़ाम दे रही हो? ताराबाई ने हकारत से कहा। तुम्हारी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की है। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। रेशम चीख उठी। मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। मुझे उस पर पूरा यकीन है। ज़रूर आपने ही कुछ किया है। बताएं आपने उसके साथ क्या किया है? वो शिद्दत जज्बात से चीखने लगी, यहाँ तक कि उसकी हालत बिगड़ गई और वो दोबारा बेहोश हो गई। डॉक्टर फौरन कमरे में आया और ताराबाई को सख्ती से डांट कर बाहर निकाल दिया। उसके बाद जब रेशम को होश आया तो वो बिल्कुल गुमसुम हो चुकी थी। दिन गुजरते गए। 15 दिन बाद उसकी हालत खासी संभल चुकी थी और चंद दिनों से उसे छुट्टी मिलने वाली थी। इस वक्त भी एक बड़ी सी चादर ओढ़े, चेहरे पर नकाब डाले, कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ थी कि अचानक डॉक्टर्स का एक ग्रुप कमरे में दाखिल हुआ। सबके चेहरों पर मास्क थे, हत्ता कि रेशम ने भी अपना चेहरा नकाब से ढांप रखा था। कैसी तबीयत है आपकी? ये नर्म और मानूस आवाज़ सुनकर रेशम ने सर्द आवाज़ उठाया तो सामने मौजूद डॉक्टर को देखकर वो साकित रहेगी। वो बिलाशुबा डॉक्टर जासिम थे, वही शख्स जो उसका मोहसिन था, उसका सहारा था और न जाने क्या क्या था। उसे जिंदा देखकर रोशनी खुशी से पागल होने को थी, मगर अगले ही लम्हे रोशनी का ख्याल आया और इसका दिल डूब गया। डॉक्टर ने चेकअप मुकम्मल किया और खामोशी से बाहर चला गया। उसके जाते ही रेशम के जब्त के बंधन टूट गए। आंसू जो कब से रुके थे बह निकले और वो माजी के अंधेरों में डूबती चली गई। ताराबाई के कोठे पर रेशम बाई के बहुत चर्चे थे। 16 साल रेशम को पहली बार पोर पोर सजाकर महफिल में लाया गया था। उसके घुंघरों की झंकार पर महफिल में मौजूद हर शख्स जैसे थड़क उठा था। महफिल खत्म हुई तो एक शख्स ने नोटों की मोटी गड्डी उसकी तरफ फेंकी। ताराबाई, मुझे ये लड़की कुछ दिन के लिए चाहिए। ये रही उसकी कीमत, और जब ये वापस आएगी तो उससे भी ज्यादा दूंगा। रेशम इन अल्फाज पर कांप उठी। उसने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा, मगर ताराबाई नोटों को देखकर जैसे होश खो बैठी। अगले ही लम्हे शकील नामी वो शख्स रोती बिलखती रेशम को जबरदस्ती अपने साथ ले गया और रेशम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गाड़ी रास्ते में सिग्नल पर रुकी तो रेशम जल्दी से बाहर निकली और एक तरफ की भागने लगी, मगर अचानक सामने से आती गाड़ी से टक्कर होगी। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल के एक कमरे में थी, सर पर उठती दर्द,
भरी लहर महसूस करके उसने अपने हाथ से उसे दबाया और धीरे धीरे बैठ गई। कमरे में खामोशी छाई हुई थी कि अचानक एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट थी और गले में स्टेथोस्कोप लटका हुआ था। मेरा नाम जासिम अफरीदी है। मेरी बीवी की गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ था। वो बहुत घबरा गई हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें अंदर बुला लूँ। उसके नरम लहजे में रेशम को हैरान कर दिया। वो शख्स बगैर उसकी तरफ देखे बात कर रहा था। रेशम के दिल की धड़कन तेज हो गई और वो अपने खौफ और हैरत के आलम में खामोश रही। चंद लम्हों बाद वो इजाज़त मिलते ही एक लड़की को अंदर दाखिल हुई। उसके सर पर हिजाब था और कंधों पर बड़ी सी शॉल डाली हुई थी। मेरा नाम डॉक्टर मारिया है। मैं रात को अपने अस्पताल से वापस जा रही थी कि आपकी गाड़ी से टक्कर होगी। बहुत घबरा गई हूँ। शुक्र है मैं गाड़ी आहिस्ता चला रही थी, वरना नुकसान बड़ा हो सकता था। डॉक्टर मारिया की बातों में नरमी और मोहब्बत झलक रही थी। उसके चेहरे पर संजीदगी और फिक्र का इम्तजाज था। आप मुझे ये बताइए, आप ठीक है ना? और घर वालों को कैसे इत्तला दी जाए? आप इतनी घबराहट में क्यों भाग रही थी? रेशम ने नम आंखों से उसे देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आंसू पोंछते हुए अपना लहजा हमवार किया। शायद जिंदगी में पहली बार वो झूठ बोल रही थी, मगर मजबूरन। मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। यतीम समझकर अपना मुफ्त कमाल समझ लिया। वो लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। मैं वहां से अपनी जान बचाकर भागी। प्लीज मुझे बचा लीजिए। रेशम के हाथ डॉक्टर मारिया ने पकड़ लिया और नरम लहजे में कहा, ओ माय गॉड, बस खुद को संभालो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह रखूंगी। डॉक्टर जासिम भी अपनी बीवी की बात पर हर वक्त यकीन रखता था। उसने इस फैसले पर कोई एतराज नहीं किया। कुछ दिनों बाद रेशम डॉक्टर जासिम और डॉक्टर मारिया के बड़े महलनुमा घर में रही। वह हैरान थे, इतनी बड़ी इमारत और इतनी आरामदाह जिंदगी उसे पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। डॉक्टर जासिम और मारिया का ताल्लुक मिसाली था। उनकी एक 6 साल की बेटी थी, छोटे से हिजाब के साथ, जो और भी प्यारी लगती थी। चंद दिनों में ही वो बच्ची रेशम के लिए बहुत अजीज हो गई थी और दिल के करीब हो गई थी। वो बच्ची 6 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान थी, मगर एक दिन रेशम को एक ऐसा राज मालूम हुआ जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसे पता चला कि वो डॉक्टर जासिम की सगी बेटी नहीं थी, बल्कि डॉक्टर मारिया के पहले शोहर की बेटी थी। डॉक्टर जासिम भी कम उम्र में शादी कर चुके थे और उनका एक बेटा पहली शादी से पैदा हुआ था। वो बेटा अपनी माँ के साथ लंदन में रहता था और डॉक्टर जासिम कभी उसे ज़ाती तौर पर नहीं देख सके थे, मगर हर महीने उसके लिए खर्चा डॉक्टर मारिया के अकाउंट में भेजा जाता था। डॉक्टर जासिम की तरबियत और मोहब्बत ने डॉक्टर मारिया के अंदर भी तब्दीली पैदा कर दी थी। वो भी मजहबी और नेक खातून बन गई थी। उनकी बेटी, जो कि जासिम की सगी न होने के बावजूद उनके दिल के करीब थी, उसने फैमिली की मोहब्बत और इखलाकी असूलों को समझा और उसे दिल से कबूल किया। नन्ही सी किरतुल्लैन जल्द ही रेशम के लिए राह हदायत और रोशनी का जरिया बन गई थी। मगर 6 महीने के अंदर ही एक सान्या पेश आया। डॉक्टर जासिम के घर कुछ मुलहिद अफराद ने हमला कर दिया, क्योंकि वो इनके खिलाफ एक किताब लिख चुके थे। इस हमले में डॉक्टर मारिया शदीद जख्मी हो गई और डॉक्टर जासिम को 3 गोलियां लगी थी। डॉक्टर मारिया ने अपनी जिंदगी की आखिरी कोशिश करते हुए रेशम से इल्तिजा की कि वो अपनी बेटी को बचाए और उसे किसी महफूज जगह ले जाए। लेकिन जल्द ही खबर आई कि डॉक्टर मारिया वफात पा गई हैं और डॉक्टर जासिम भी खतरे में है। ये सुनकर रेशम के दिल पर कयामत टूट पड़ी। वो जानती थी कि अगर वो अपनी नन्ही सी शहजादी कुरतुलैन को बचाना चाहती है, तो उसे दोबारा ताराबाई के कोटे का सामना करना होगा। ताराबाई ने सफाकी से कहा, अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो दोबारा मेरे कोठे को आबाद करना होगा। रेशम नफरत और गुस्से से अपनी माँ को देखती रही, मगर कुरतुलैन की हिफाजत के लिए उसे मजबूरन ताराबाई के कोठे की रौनक दोबारा बहाल करनी पड़ी। दिन के वक्त वो एक फैक्ट्री में काम करती और इसी के जरिए अपनी बेटी को खाना पहुंचाती। रेशम का कहना था कि वो नेक और मासूम बच्ची है, उसे हराम का लुक्मा नहीं खिलाया जाएगा। वो बच्ची जिसे रेशम 12 साल से संभाल कर रख रही थी, अचानक गायब हो गई थी। वही बच्ची जिसे रेशम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत समझती थी। आज रेशम के दिल पर यह सवाल था कि वो किस मुंह से डॉक्टर जासिम के सामने जाएगी। वो किस तरह बताएगी कि अपनी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। वो माजी की कोशिशों पर गौर करती रही, जानती थी कि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद कुदरत उसे उस बेटी को बचाने की इजाज़त नहीं दे रही थी।
मगर उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी को किसी दरिंदे के हाथों नहीं बर्बाद होने देगी। अपनी नेक, प्यारी और मासूम बेटी की हिफाजत उसकी जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। रेशम ने दिल में ठान लिया था कि यहाँ से जाते ही सबसे पहले वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कदम उठाएगी। कुछ देर बाद वो सोने के लिए लेट गई। 2 दिन और गुजर गए और आज उसे अस्पताल से छुट्टी मिल रही थी, मगर दिल नहीं चाह रहा था कि वो दोबारा ताराबाई के कोठे पर जाए। सबसे पहले उसे बोबराना को ढूंढना था और अपनी बेटी को उसके हवाले करना था। बाकी का मंसूबा वो बाद में सोचेगी, मगर एक बात तय थी, अब वो कभी भी अपनी बेटी को इस कोठे में नहीं छोड़ेगी। ताराबाई की सफाकी और हवस अब वासिया थी। वो अपनी बेटी की जवानी को कैश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वो जो अपनी सगी बेटी की हिफाजत न कर सकी, किसी और की बच्ची की क्या बनेगी। रेशम ने कपड़े तब्दील किए और बेध्यानी में घर से निकल गई। जैसे ही वो बाहर पहुंची, डॉक्टर जासिम अपनी फाइल्स देख रहे थे। रेशम ने फौरन चेहरे पर नकाब लिया, मगर डॉक्टर जासिम की नज़र उस पर पड़ी और वह लम्हे भर के लिए साकित रह गए। रेशम अपने कमरे में बैठी गुमसुम सी थी कि महरोज अंदर आया। भाभी, अपना बैग वगैरह पैक कर लीजिए, हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और अपने नए घर जा रहे हैं। रेशम खामोशी से उठकर अपनी तैयारी करने लगी। जब वो बॉब राना के सामने इस नए घर के सामने पहुंची तो उसे अजीब सी कैफियत महसूस हुई, जैसे वो घर इसे पहले से मालूम था, मगर दिमाग में कोई वाज़ेह याद नहीं थी। धुंधली सी यादें सिर्फ सरगर्दा थी। घर में दाखिल हुए तो डाइनिंग हॉल में बैठे डॉक्टर जासिम अफरीदी को देखकर रेशम का दिल धड़कने लगा। रोशनी के कदम लड़खड़ा गए। वो बाहर का नक्शा भूल सकती थी, मगर ये चेहरा कैसे भूल सकती थी। वो मेहरबान चेहरा जिसने सबसे पहले उंगली थाम कर उसे चलना सिखाया था। अचानक एक मर्द ने चहक कर कहा, हाय मिस्टर अफरीदी, कैसा लगा सरप्राइज? डॉक्टर जासिम ने हैरत से पूछा, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराया और बोला, मैं वो शख्स हूँ जिसे आपका वारिस कहा जा सकता है। मेरा नाम वजदान अफरीदी है, मगर दुनिया में मुझे बोबराना के नाम से जानती है। ये सुनकर डॉक्टर जासिम का रंग सर्द पड़ गया। रेशम के दिल की धड़कन तेज होगी। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर अचानक सब कुछ धुंधला सा महसूस हुआ। उसके ज़हन में खौफनाक हकीकत ने जगह बना ली थी। ये शख्स उसका भाई था और वो अपने ही भाई के निकाह में थी। दिल धड़कने लगा, जिस्म ठंडे पसीने से तर हो गया। कदमों पर संभलना मुश्किल था और रेशम को लगा कि वह भी गिर जाएगी। ये लम्हा उसके लिए सदमे और खौफ का एक ऐसा इम्तजाज था कि जैसे बयान करना लफ्ज़ों में मुश्किल था। रेशम ने गुस्से और नफरत भरे लहजे में कहा, दूर रहकर बात कीजिए, मुझे छूने की गलती भी मत कीजिएगा। मैं आपके मकरूफ रेप को बहुत अच्छे से जानती हूँ। दुनिया के सामने आप बहुत भले इंसान हैं, मगर मेरे नज़दीक आप एक नंबर के मुनाफिक हैं। अरे जो इंसान अपने बेटे का नहीं हो सका, खुद दुनिया को और क्या और किस मुंह से तबलीग करता फिरता है। खुद को जन्नत का हकदार समझते हो और दूसरों को जहन्नमी। उसके लहजे में तनफ्फुर और दर्द दोनों झलक रहे थे। आप तो अपने बेटे से इतने लापरवाह है कि आज तक ये नहीं पूछा कि वो जिंदा है या मर गया है। और मेरी माँ वहाँ मेहनत करके मुझे पढ़ाती रही और आप ऐशो इशरत में लगे रहे। मगर अब पता चला जो कुछ आपके साथ हुआ वो सब बिल्कुल ठीक था। 11 साल पहले वही लोग आपको मारने आए थे जिन्हें आपने जहन्नुम का सर्टिफिकेट दिया था, मगर उन्होंने आपकी दुनिया ही जहन्नुम बना दी। अगर मैं होता तो यही करता। जासिम अफरीदी के लिए रेशम की ये नफरत सहना आसान न था। वो कांपते लहजे में बोले, झूठ है ये। रेशम ने सर्दो सपाट लहजे में जवाब दिया, यही सच है और मुझे अब उसके अलावा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। चंद लम्हों बाद रेशम ने महरोज से कहा, उनका कमरा सेट वेट करवा दीजिए, कल मम्मा लंदन से आ रही है और अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो ठीक है, वरना ये घर आप छोड़ सकते हैं। फिर वो लंबे लंबे कदम भरकर अपने कमरे की जाने बढ़ गई। लाउंज में गुमसुम बैठी वो जासिम अफरीदी को सोफे पर सर थामे बैठा देखकर उसे तरस आ रहा था। चुपके से वो जासिम के कमरे में गई। एक एक चीज को छूकर उसने आस्ता आस्ता आंसू बहाए। फिर उसके हाथ में एक डायरी आई। रेशम ने उसे दुपट्टे से छुपाया और अपने कमरे में जाकर पढ़ना शुरू किया। डायरी के इनकशाफात ने उसे बैक वक्त खुश और दुख सदा कर दिया। खुशी इस बात की थी कि वो बोबराना की बहन नहीं थी, मगर दुख ये कि वो जासिमा अफरीदी की बेटी भी नहीं थी।
इस मर्द की बेटी, जिसके किरदार, अफकार और इखलाक का ज़माना गवाह था। रेशम ने नम आंखें साफ की, डायरी एक तरफ रखकर सोने के लिए लेट गई। अगले दिन बोपराना की माँ समीन बेगम वहां पहुंच चुकी थी और जासिम अफरीदी का कमरा उन्हें दिया गया था। जासिम अफरीदी खामोशी से किसी गहरी सोच में डूबे थे और समीन गरूर से भरे अंदाज में बैठी थी। कुछ देर बाद बॉब राना आया। समीन बेगम फौरन उठकर उसके गले मिली और बॉब अपनी माँ के माथे पर बोसा देकर उनके साथ बैठ गया। ये जायदाद जो मैंने अपने नाम करवाई है, इसी हफ्ते आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी, उन्होंने इत्मीनान से कहा। समीन बेख्तियार मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद रोशनी ने अचानक उससे मुखातिब किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे खिलाफ जाओ और जासिम अफरीदी की इतनी हमायत क्यों करती हो? तुम्हें अपने शोहर का साथ देना चाहिए, समझी? रोशनी की गर्दन दबोचने की हरकत पर रेशम नम आंखों से उसे देखती रही। व्हाट द हेल, तुम्हें रोने के अलावा कुछ नहीं आता? रोशनी जोर से उसे पीछे धकेल कर ठारता रहा। रेशम हिचकियों से रोने लगी। रोशनी गुस्से में सब कुछ उठाकर मारता और चीखता रहा और बाहर खड़ी समीन मुतमईन से मुस्कुराई। वहां से आगे बढ़ गई। जासिम अफरीदी खामोशी से सब देख रहे थे और इस लड़के की सोच और हौसले से बहुत मुतासिर हुए, मगर वो इतने हद तक बदगुमान भी थे कि ये जाहिर करता था कि वो अपनी माँ पर किस कदर भरोसा करते हैं। 2 दिन बाद डॉक्टर जासिम दोबारा अस्पताल आए। एक पेशेंट की रिपोर्ट्स चेक करने लगे। वो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन फाइल्स देखते हुए अचानक खटके की आवाज़ सुनकर सर उठाया और रेशम को सामने देखकर साकित रह गई। रेशम तड़प कर उनकी तरफ पड़ी, मगर घबराते हुए अपनी चादर दुरुस्त करके एक तरफ खड़ी होगी। मेरी बेटी कहाँ है? जासिम अफरीदी ने पूछा। आवाज़ में दर्द और इज़्तिराब था। मुझे पता है, मैं नीम बेहोश में थी जब वो तुम्हें मेरी बेटी को वहां से ले जाने को कह रही थी। मैंने तुम लोगों को बहुत तलाश किया, मगर तुम लोग मुझे नहीं मिले। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? यह सुनकर रेशम फूट फूट कर रोने लगी। रेशम ने फूट फूट कर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब। मैंने बहुत कोशिश की कि अपनी बेटी को बचा सकूं, मगर मैं नाकाम रही। आपकी बेटी, वो रोशनी जिसने मुझे दीन की रोशनी से रोशनास करवाया, मैं उसे नहीं बचा सकी। चंद दिन आंखें बंद किए तो मेरी बेटी को मुझसे अलग करके किसी जालिम और सफाक के हाथ बेच दिया गया। मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ। वो रोती रही और जासिम अफरीदी खामोशी से उसे देखते रहे। रेशम के इन कफाशात ने उनके दिल पर एक झटका सा दिया। जासिम ने अपना सर थाम कर कहा, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। बेटे को भी खो दिया और बेटी को भी। रेशम ने नम लहजे में जवाब दिया, नहीं नहीं साहब, आपकी बेटी बहुत लाजवाब है। मैंने उसे कभी किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाने दिया। इतने बरसों से उसे उस कोठे की गंदगी में हाथ नहीं डालने दिया। जासिम अफरीदी साकित और जामिद एक तरफ देखते रहे। रेशम ने इल्तिजाई अंदाज में कहा, आप मेरी मदद करें उसे ढूंढने में। वो किसी बोबराना के निकाह में है। यह सुनकर जासिम के दिमाग में धमाका सा लग गया। बोबराना? वो बुड़बड़ाए फिर एकदम खड़े हो गए। ओह माय गॉड, मुझे लगा था उसे देख करके जैसे ये मेरी बहुत अपनी हो। वो मेरी बेटी। रेशम चौंक गई। क्या हुआ साहब? सब ठीक है? जासिम मुस्कुराकर बोले, जी बिल्कुल, सब ठीक है। आइए आपके साथ चलते हैं, हम आपकी रोशनी से मिलेंगे। रेशम चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। गाड़ी मंजिल पर रुकी और वो उसे अंदर ले गई। लाउंज में कुरतुलैन गुमसुम सी बैठी थी। जैसे ही उसकी नज़र रेशम पर पड़ी, वो भागती उसकी तरफ दौड़कर गले लग गई। माँ ठीक है आप? हाँ मेरा बच्चा, रेशम ने नम लहजे में उसका माथा चूमते हुए कहा। जासिम अफरीदी ने पुरसुकून मगर गहरी आवाज में कहा, तुम अपने बाबा से नहीं मिलेगी? कुरतुलैन बच्चा। कुरतुलैन ने तड़प कर उनके सीने से लगते हुए रोने लगी। बॉब राना जो सीढ़ियों पर खड़ा था, इस मंजर पर शॉक रह गया। फिर वो गुस्से से नीचे आया और गुस्से में बोला, तुम हो? तुम्हारी वजह से मेरा बाप मुझसे दूर रहा। तुम्हारी माँ ही वो फसाद की जड़ थी जिसने मेरे घर को उजाड़ दिया। कुरुतुलैन का रंग उड़ गया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर बॉब राना ने उसे जोर से धक्का दिया और लंबे कदम भरते वहां से निकल गया। समीन फातिहाना निगाहों से उसे देखती रही। तुम्हारे बेटे के दिल में मैंने इतनी नफरत भरी है कि उसे खत्म करने में तुम्हें बरसों लगेंगे। समीन ने तनफ्फुर भरे लहजे में कहा, कौन कौन से झूठ आपने मेरे बेटे से बोले हैं? और आप ही वो थी जिन्होंने मुझे छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि आप मुझ जैसे मौलवी टाइप इंसान के साथ नहीं रह सकती थी। यकीनन आपने ये अपने बेटे को नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि
मैंने मारिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए आपको छोड़ा, राइट? बोबराना तंज़िया अंदाज में बोला। अरे वाह! तुम तो बहुत समझदार हो। सही लोग तुम्हें मानने वाले हैं। समीन ने भी तंज़िया अंदाज में जवाब दिया। तुम जहाँ से बोल रही हो, मुझे अच्छे से पता है। मगर ये मेरा चैलेंज है। कुछ दिनों में मेरा बेटा इतना बदल जाएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगी। और जो झूठ और फ़रेब तुमने किए, वो तुम्हारे ही सामने आएंगे इंशाअल्लाह। समीन मग़रूराना अंदाज में बोली। तुम्हारी ये बेटी बहुत जल्द मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारी बीवी से नफ़रत करता है और तुमसे रिलेटेड हर रिश्ते से भी। बोबराना ने इस्तसाइया मुस्कुराहट से उसे देखा। चलो देखते हैं, मेरे अल्लाह पर भरोसा ज़्यादा मज़बूत है या तुम्हारा गरूर। उसके बाद वो उठकर चला गया और मुलाज़िमों को हुक्म दिया कि रेशम को गेस्ट रूम में पहुंचा दे। अपने कमरे में आकर जासिम अफरीदी बेचैनी से टहल रहे थे। सोच रहे थे कि यह हकीकत अपने बेटे तक कैसे पहुंचाए। वो जानते थे कि उनका बेटा बुरा नहीं है, बल्कि उसे हालात ने ऐसा बना दिया था। जैसे हमेशा की तरह उन्होंने नमाज हाजत पढ़ी और नवाफिल अदा किए। दिल को सुकून देते हुए अल्लाह से गिड़गिड़ाने लगे। अपनी बेटी की खुशियों और अपने बेटे की हदायत के लिए दुआ मांगी और फिर मुतमईन होकर अपने बिस्तर की जानिब बढ़ गए। महरोज को अभी भी फोन आया था कि वजदान ने हद से ज्यादा शराब पीकर क्लब में हंगामा खड़ा कर दिया है। वो फौरन उठा और क्लब पहुंच कर बड़ी मुश्किल से उसे वहां से निकाला। पूरे रास्ते वजदान बस कुरतुलैन का नाम लेता रहा। कभी बुड़बुड़ाता, कभी खामोश हो जाता। घर के करीब पहुंचकर महरोज ने उसे सहारा देकर अंदर ले जाने की कोशिश की, मगर वजदान अंदर जाने पर तैयार ना था। छोड़ो मुझे, वो जोर से चिल्लाया। सर, मैं आपको कमरे तक छोड़ आता हूँ। महरोज ने उसके डोलते वजूद को संभालते हुए कहा, नहीं, मुझे रोशनी के पास जाना है। वो बमुश्किल आंखें खोलते हुए बोला, मैम का हुक्म है कि आपको आपके कमरे में छोड़ दूं। महरोज ने नरमी से कहा, नहीं, मैंने कहा ना, मुझे रोशनी के पास जाना है। वो चीखा और दो कदम आगे बढ़ा ही ताकि टेबल से टकराकर गिर गया। शीशा जमीन पर गिरा और टूट गया। श्श, वो उंगली होंठों पर रखकर बच्चों की तरह बोला। इसी लम्हे समीन बाहर आई। फशदान लड़खड़ाते हुए उसके पास पहुंचा। मुझे रोशनी चाहिए। महरोज उसे संभालो और उसके कमरे में छोड़कर आओ। समीन ने सट लहजे में कहा, नहीं, अगर मुझे रोशनी के पास नहीं ले जाने दिया तो मैं यहीं धरना दे दूंगा, एहतजाज करूंगा। वो फर्श पर आलती पालती मारकर बैठ गया। तुम जानते हो ये इतनी पीकर खुद को संभाल नहीं पाता, फिर पीने ही क्यों दिया? समीन गुस्से से बोली। मैम, सर पीते वक्त किसी के काबू में नहीं आते। महरोज ने लब काटते हुए कहा। बस ठीक है, अब जाओ और इसे कमरे में ले जाओ। नहीं, मैं रोशनी के कमरे में जाऊंगा, वजदान चिल्लाया। ओफो, ले जाओ इसे इसी के कमरे में, समी ने नागरवाही से कहा। महरोज वजदान को सहारा देकर रोशनी के कमरे में लाया। रोशनी घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसने सर उठाकर देखा तो फौरन खड़ी हो गई और वजदान को थाम लिया। प्लीज संभाल लीजिएगा, महरोज ने कहा और बाहर निकल गया। मेरी रोशनी। वजदान बिस्तर पर गिरते से अंदाज में लेट गया। रोशनी ने खामोशी से उसके जूते और जराबें उतारी और पास बैठ गई। वजदान ने सर उसकी गोद में रखा, उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा, फिर आहिस्ता से उसकी गर्दन को छुआ। वही गर्दन जहाँ उंगलियों के निशान अब भी मौजूद थे। अचानक वो उठकर बैठ गया और जोर से अपना हाथ टेबल पर दे मारा। ये क्या कर रहे हैं आप? रोशनी ने घबराकर उसका हाथ थाम लिया। देखे, खून निकल आया। खुद को सजा दे रहा हूँ, वो बच्चों जैसी मासूमियत से बोला। मेरी इसी हाथ ने तुम्हें तकलीफ दी थी तो मैंने उसे तकलीफ दी। रोशनी उसे देखती ही रह गई। मेरी रोशनी, प्लीज़ कभी मुझसे नफरत मत करना। मुझे बाबा की तरह अकेला मत छोड़ना। उसकी आवाज़ भर आई थी। मैं बोर्डिंग में रहता था, बहुत रोता था। मम्मा से रोज़ कहता था मुझे अपने पास रख ले, मगर वो कहती थी अगर मैं तुम्हारे पास रही तो हम खाएंगे कैसे। वह दिन रात मेरे लिए मेहनत करती रही और मेरा नाम निहाद बाप यहाँ अपनी नई जिंदगी में मगन रहा। उसका गला रंध गया। बाप को तो औलाद मिल गई, मगर मुझे बाप कहाँ से मिलता? रोशनी ने नरमी से कहा। बाबा ने तलाक के 10 साल बाद शादी की थी और शरीयत ने उन्हें इजाज़त दी थी। अगर आप उनसे मिल लेते तो मुझे यकीन है वो आपसे मोहब्बत से पेश आते। आपने बताया था जिस दिन आप गए उसी दिन उनकी शादी थी और आप वापस आ गए। ये आपकी गलती थी। आपको मिलना चाहिए था, सवाल करना चाहिए था कि उन्होंने आपको क्यों अकेला छोड़ा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, वो आहिस्ता से बोला, मगर उन्हें मुझे ढूंढना चाहिए था ना। उन्होंने तो मेरे बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। ये दर्द यहाँ रहता था। वो अपने सीने पर हाथ रख कर बोला। जब दूसरों को अपने माँ बाप के साथ खुश देखता तो जल उठता था। न माँ का प्यार मिला,
ना बाप का। और इस सब के ज़िम्मेदार सिर्फ़ मिस्टर अफ़रीदी हैं। अगर उन्होंने मॉम को ना छोड़ा होता तो उसे मुझे हॉस्टल में डालकर जगह-जगह काम ना करना पड़ता। हो सकता है उन्होंने आपको ढूँढा हो, रोशनी ने धीरे से कहा। तुम उनकी तरफ़दारी क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इस नफ़रत के पीछे छुपी मोहब्बत को पहचानें। वो आपसे मोहब्बत करते हैं और आप भी अपने बाबा से मोहब्बत करती हैं, बस मानने से डरती हैं। नहीं, मुझे उनसे मोहब्बत नहीं है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो तुमसे मोहब्बत है बहुत सारी। रोशनी ने धीरे से कहा, मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है और मैं कभी आपके खिलाफ नहीं थी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम तुम बहुत अच्छी हो, पूरी की पूरी। और जब तुम कुरान पढ़ती हो ना, तो मेरे दिल पर जैसे ठंडी फुहार पड़ जाती है। उसने सर दोबारा उसकी गोद में रखा। आज फिर से सुनाओ ना, मैं वही सुकून चाहता हूँ प्लीज़। और रोशनी नम आंखों के साथ उसके बालों में उंगलियां फेरती रही। रोशनी ने नरमी से सूरत रहमान पढ़ना शुरू की तो वरसान की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। सूरत खत्म होते ही वो पुरसकून नींद में डूब चुका था। रोशनी ने झुककर उसका माथा चूमा और हल्के से मुस्कुरा दी। अगली सुबह जब वरसान आंखें खोले, दिल में अभी भी रोशनी की आवाज़ गूंज रही थी। नशे की हालत में भी रोशनी की बातें उसके जहन में ताज़ा थी। जासिम अफरीदी की आवाज़ सुनकर वो बेख्तियार उठ खड़ा हुआ और उनके सामने खड़ा होगा। मुझे लगता है तुम्हें अपनी बीवी को वक्तन फ़वक्तन गिफ्ट देना चाहिए। बीवियां खुश होकर गुलाब की तरह खिल जाती हैं। जासिम ने कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त से बात कर रहा हो। वस्तान ने हैरत से उन्हें देखा, फिर सर झटक सपाट लहजे से आगे देखना शुरू कर दिया। जब मुनासिब वक्त आएगा, मैं ले आऊंगा उसके लिए गिफ्ट, वो मुंह बनाकर बोला। वो आज 18 साल की हुई है। तुमने उसे तो विश भी नहीं किया होगा, लेकिन इस सरप्राइज से वो बहुत खुश होगी, कसम से। जासिम की आंखें चमक रही थीं। वजदान ने सर झटका और जासिम के हाथ में मौजूद मखमली केस को देखा। झिझकते हुए उसने उसे थामा और खोला। अंदर एक नफीस सा ब्रेसलेट था। ये इतना छोटा सा ब्रेसलेट, यही उसको खुश कर देगा, वो शौकी सा बोला। आजमा कर देखो। जासिम ने अपने बेटे के भोलेपन पर दिल ही दिल में मुस्कुरा कर कहा। वजदान ने चुपचाप केस अपनी जेब में रखा और कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे में दाखिल होते ही रोशनी ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, वरदान ने उससे बाहों में लेते हुए कहा। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। मुझे दूसरों को खुशियां देना नहीं आता, मगर ये तुम्हारे लिए है। उसने मखमली केस निकाल कर रोशनी की तरफ बढ़ाया। रोशनी ने जैसे ही खोला, उसकी आंखें खुशी से जगमगा उठी। बहुत खूबसूरत है ये, आप ही पहना दीजिए, रोशनी ने खुशी से कहा। वरदान छोटे से ब्रेसलेट पर रोशनी की खुशी देखकर हैरान रह गया। वो उसे पहनाने के बाद मिरर में देख रहा था। पीछे जासिम अफरीदी मुस्कुरा रहे थे। रोशनी ने आगे बढ़कर उसे थैंक यू कहा। वरदान ने लठमार अंदाज में जवाब दिया, क्या थैंक यू? ऐसे बोलते हैं जैसे कोई एहसान कर रहा हो। जासिम अफरीदी हल्के फुल्के अंदाज में बोले, मैंने सिर्फ अपनी बीवी की खातिर कहा, वरना मुझे थैंक यू बोलने का शौक नहीं। आपकी वजह से मेरी बीवी आज मुस्कुराई है, बस यही काफ़ी है, वजदान ने तल्ख लहजे में कहा। और वैसे भी मैं फ्री एडवाइस देने वालों को उनका मुआवजा अदा कर देता हूँ। आपको अपनी बेटी की खुशी प्यारी है, शायद इसीलिए ये सब किया है। मेरे लिए तो आपने शायद ही कभी कुछ किया हो। अच्छा बच्चे, इसका जवाब अभी नहीं दूंगा, वक्त आने पर जरूर दूंगा, जासिम ने कहा और कंधे पर थपकी देते हुए आगे बढ़ गए। वरदान सारी सोचे झटक कर मीटिंग्स के लिए निकल गया। शाम को जब वरदान जल्दी घर पहुंचा ताकि रोशनी को बाहर डिनर के लिए ले जा सके, अंदर से आती आवाज़ें सुनकर वो ठटक गया। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। तुम्हें कुरतुलैन से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आज उसका खास दिन है और तुमने उसे डांट दिया, यहाँ तक कि उसका हाथ भी जलाया। मेरा बस चले तो मैं उसे आग लगा दूं, जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीना। समीन का लहजा नफरत से भरा हुआ था। कल तुम्हारे बेटे के दिल से नफरत खत्म कर रही थी। मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। उसे पता नहीं है समीन किस नागन का नाम है जो उसके साथ खेल रही है। जिस दिन तुम्हारे बेटे को तुम्हारी हकीकत पता चली और उसे पता चला कि आज तक उसका खर्चा उठाने वाली तुम नहीं उसका बाप था, तो तुम उसकी निगाहों से इस कदर बुरी तरह गिर जाओगी कि कभी उठ नहीं पाओगी। समीन के तल्ख लहजे में हर लफ्ज जैसे तेज धार की माने था। मेरा दिल चाहता है कि उसे सारे सबूत दिखाऊं जो मैंने उसके लिए जमा किए, यहाँ तक कि ये भी कि तुमने अपने बेटे से कहा कि तुम काम के सिलसिले में बाहर रहती हो, तो उसे हॉस्टल में छोड़ दिया। झूठ था, तुम किसी और मर्द के साथ शादी करके मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी।
और अब भी तुम उसी के पास आई हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने बेटे को टूटता हुआ नहीं देखना चाहता। समीन की बातों पर विजदान और बॉब राणा के कदमों तले समीन निकल गई थी। वो साकित खड़ा रह गया, दिल पर एक भारी बोझ महसूस कर रहा था और अंदर ही अंदर ये समझ रहा था कि आज के दिन उसकी जिंदगी की हकीकतें बदलने वाली थी। वजदान मुश्किल से चलता हुआ अंदर आया। उसे अंदर आता देखकर समीन और जासिम दोनों का रंग बदल गया। अरे तुम बहुत जल्दी आ गए, समीन सटपटाकर बोली। इतना बड़ा झूठ बोलती रही, मगर क्यों माँ? वजदान टूटते लहजे में बोला। जासिम ने उसे अपने कंधों पर पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वजदान ने उनके गले में सर रखकर तड़प तड़प कर रोया। फिर वो आहिस्ता से अलग हुआ और लंबे लंबे कदम भरते हुए अपने कमरे की जाने बढ़ गया। देखो किस कदर टूट गया है हमारा बेटा, जासिम ने कुर्ब से कहा। समीन अपने हाथ मसलती हुई अपनी ही सोचों में उलझती रही। वो जो दौलत अपने नाम करवाने आई थी, अब उसे हाथ से निकलती महसूस हो रही थी। जासिम अफसोस भरी नजर से उसे देखकर गेस्ट रूम की तरफ फट गए थे। वहां कुरतुलैन रेशम की गोद में सर रखे रो रही थी। जासिम ने कहा, इसे बहुत जरूरत है तुम्हारी बच्ची, आप ही उसे समेट सकती हैं, चाहिए उसके पास चाहिए। रेशम जल्दी से आंसू साफ करती, अपना दुपट्टा दुरुस्त करती हुई वहां दौड़ गई। कमरे में दाखिल होते ही वजदान दीवार के साथ लगकर बैठा, यहाँ तक कि सामने वाली दीवार की तरफ देख रहा था। वजदान, क्या हुआ आपको? रोशनी ने पुरसकून मगर घबराई हुई आवाज में पूछा। वो गर्दन घुमाकर उसे कुछ देर देखता रहा, फिर सर झुकाते हुए रोशनी के गले लगकर फूट फूट कर रो दिया। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं दुनिया में सबसे ज्यादा उन पर भरोसा करता था, मगर उन्होंने आज मेरे भरोसे को किरचे किरचे कर दिया। आज तक मुझसे झूठ बोलती रही, जबकि वो अपनी खुशबाश जिंदगी गुजार रही थी, और मैं हॉस्टल की तन्हाई में रोता रहा। वजदान के लहजे में दर्द की शिद्दत थी। क्रोधलय ने आस्था से उसे चुप करवाया। मैं तो इस दिन से ही आपको कह रही थी, बाबा ऐसे नहीं है। बाबा ने कभी आपको नहीं भूला। आज भी आपके लिए एक मखसूस कमरा बंद है, जिसमें हर चीज़ गिफ्ट महफूज है, जो आपकी सालगिरह के लिए रखा गया। आइए मेरे साथ। रोशनी ने अपना हाथ थामकर विश्तान को उस कमरे की तरफ ले गई। वो हैरत से हर शय को देख रहा था और आंखें खुशी से चमकने लगी। मैं बहुत छोटी थी तब, मगर हमेशा देखती थी कि बाबा यहाँ बैठकर रोते और मामा उन्हें हौसला देती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मेरे बाप हैं। उन्होंने मुझे अपनी सगी बेटी न होने के बावजूद इतना प्यार दिया। रोशनी बोलती जा रही थी और हर लफ्ज वजदान के दिल में छू रहा था। तो आप तो अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करते होंगे। वो आपको तकलीफ में नहीं देख सकते थे, और अब आप तकलीफ में हैं। वो वहाँ तड़प रहे हैं। रोशनी के अल्फाज वजदान के दिल में गूंज रहे थे। वजदान आंसू साफ करके पलटा और जासिम की तरफ बढ़ा। वो आहिस्ता से उसके गले लग गया। जासिम ने मोहब्बत से उसकी तरफ पीठ थपथपाई, फिर उसका चेहरा हाथों में लेकर माथे पर बोसा दिया। वजदान के दिल में ऐसा सुकून आया जैसे बरसों की लगी आग पर ठंडी मीठी फवार पड़ गई हो। जासिम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब जाओ अपने कमरे में। और हाँ, क्रोधलैन आज से अपनी माँ रेशम के पास रहेगी। ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए है। मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी की शादी में मेरा हाथ हो। वजदान ने सर इस बात में हिलाया। दिल खुशी से लबरेज था कि उसने अपने बाबा की बात मानी और उसी के साथ अंदर से सुकून महसूस किया। मैं आपसे कुछ कहूँ बाबा? क्रोधलैन झिझकते हुए बोली। जासिम अफरीदी चौंक कर उससे देखने लगे, दिल में मोहब्बत और हैरत के मिले जुले जज्बात। बेटी क्या बात है? उन्होंने नरम लहजे में पूछा। बाबा, आप ही रेशम माँ से शादी कर लीजिए प्लीज, क्रोधलैन ने आंखें झुकाते हुए कहा। उन्होंने मेरा हर वक्त साथ दिया, मेरी हिफाजत की, जैसे एक माँ करती है। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ी रहे। मैं जानती हूँ दुनिया बहुत कुछ कहेगी, मगर दुनिया का क्या है? दुनिया तो बस बातें करेगी। रेशम माँ ने उस गंदगी से में भी मेरी हिफाजत की। ऐसी औरत आजादाना तौर पर जिंदगी गुजार कर भी इतना नहीं कर सकती। बाबा, रेशम माँ के इस एहसान का बदला चुका दीजिए। वजदान भी उसकी हिमायत में बोल पड़ा। चलो बाबा, पहले तुम्हारी शादी तो कर ले, फिर बाकी सब सोचते हैं। जासिम ने टालने की कोशिश की, मगर दोनों ने मोहब्बत और आजजी के साथ उन्हें समझा दिया कि पहले शादी जरूरी है। रेशम माँ को भी दोनों ने मिलकर मना लिया। समीन वापस अपने शोहर के पास जा रही थी और वो वजदान को भड़काने की कोशिश कर रही थी, मगर वजदान ने संजीदगी से कहा कि वो किसी भी बदतमीजी का जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए आराम से घर चली जाए। समीन के जाने के अगले दिन रेशम और जासिम अफरीदी का निकाह हो गया। पूरा अफरीदी वाला खानदान खुशियों से महक रहा था। हर तरफ मोहब्बत और हंसी की गूंज थी।
اسی دوران قرۃ العین اور وجدان کا تجدید نکاح بھی ہوا۔ نکاح کے بعد ریشم نے قرۃ العین کو وجدان کے کمرے میں چھوڑا۔ کمرہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا، ہر طرف خوشبو اور محبت کا سما تھا۔ وجدان کمرے میں داخل ہوا تو قرۃ العین سمٹ سی گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکن واضح تھی۔ وجدان اس کے قریب آیا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے حنائی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے باری باری ان پر ہلکے ہونٹ رکھے۔ قرۃ العین کی آنکھیں گھبرا کر بند ہو گئیں۔ وجدان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں لیا، اسے اپنی حصار میں قید کیا اور دل کی شدتیں اس پر برسانے لگا۔ باہر چاندنی رات میں تاروں کی بارات سجی ہوئی تھی۔ چاند شرما کر بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا اور ہوا میں محبت کی خوشبو گھل رہی تھی۔ اسی لمحے وقت جیسے رک گیا۔ کمرے کی خوشبو، پھولوں کی مہک اور دلوں کی دھڑکنیں ایک ساتھ جڑ کر ایک ناقابل فراموش لمحہ بن گیا تھا۔